हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना यानी कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना है, ये इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया और ये क्या है दरअसल, और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजम्पशन ये दरअसल है क्या। इस परिकल्पना का प्रतिपादन यानी कि उपभोग की स्थायी आय की जो परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में 1957 में किया गया। 1957 में इनकी एक पुस्तक आई मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इसी पुस्तक में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया 1957 में मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार किस तरह से जो ये उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से उपभोग आय के वर्तमान स्तर की बजाय वो दीर्घकालीन प्रत्याशित आय द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि जो उपभोक्ता का उपभोग स्तर है वो उसकी वर्तमान आय पे डिपेंड नहीं करता है, वो दीर्घकालीन प्रत्याशित आय द्वारा वो निर्धारित होता है, उस पर वो डिपेंड करता है। इसलिए इसे प्रत्याशित आय परिकल्पना भी कहते हैं कि किस तरह से वो दीर्घकालीन प्रत्याशित आय पर वो निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी उपभोक्ता का उपभोग स्तर उसकी जो वर्तमान आय है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है, बाकायदा वो दीर्घकालीन प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है, और इसीलिए इसे प्रत्याशित आय परिकल्पना भी कहते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन के जो ये परिकल्पना है, इस परिकल्पना में किस तरह से उपभोग परिकल्पना के इस अनुसार किस तरह से दीर्घकाल में उपभोग तथा आय में वो अनुपातिक संबंध यहाँ पर पाया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे एपीसी बराबर एमपीसी होती है। ये कहते हैं फ्रीडमैन की किस तरह से उपभोग इस परिकल्पना में ये बताया गया है कि दीर्घकाल में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता तथा आय का जो उसका अनुपातिक संबंध है वो इसमें पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एपीसी है वो एमपीसी के बराबर होती है। ये कहते हैं फ्रीडमैन अपनी इस परिकल्पना के अनुसार। फ्रीडमैन के अनुसार उपभोग ना तो वो निरपेक्ष आय पर निर्भर करता है, ना ही वो सापेक्ष आय पर निर्भर करता है, बल्कि उपभोग स्थायी आय पर निर्भर करता है। जो स्थायी आय होती है, परमानेंट इनकम होती है, उस पे वो निर्भर करता है, जो कि प्रत्याशित आय से वो प्रभावित होती है। इसीलिए इसे प्रत्याशित आय परिकल्पना भी कहते हैं। तो इस तरह से अगर मैं संक्षेप में कहूँ कि उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना जो मिल्टन फ्रीडमैन की है, उसमें क्या है महत्वपूर्ण चीज। इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस तरह से जो उपभोक्ता का उपभोग स्तर है वो उसकी वर्तमान आय पर वो निर्भर नहीं करता है, ये दीर्घकालीन प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है। ना तो वो जो उपभोग है, ना तो वो निरपेक्ष आय पर निर्भर करता है, ना ही वो सापेक्ष आय पर निर्भर करता है, बल्कि उपभोग तो उपभोक्ता की स्थायी आय जो परमानेंट इनकम है उस पर डिपेंड करता है, जो कि प्रत्याशित आय से एक तरह से प्रभावित होती है, और इसीलिए इसे प्रत्याशित आय परिकल्पना भी कहते हैं। अगर हम स्थायी आय की बात करें कि स्थायी आय क्या है, दीर्घकालीन प्रत्याशित आय ही फ्रीडमैन के अनुसार स्थायी आय कही गई है, और इसके आधार पर लोग अपनी उपभोग की योजनाएं बनाते हैं। स्थायी आय या प्रत्याशित दीर्घकालीन औसत आय मानवीय तथा गैर मानवीय धन दोनों से अर्जित किया गया है, वो इसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। मानवीय धन से अर्जित आय परिवारों की श्रम सेवाओं को बेचने से प्राप्त
प्रतिफल है। और जिसे मानव पूंजी से प्राप्त आय या श्रम आय भी इसे कहा जाता है, उसे हम इस तरह से मानवीय जो आय है, मानव धन से अर्जित की गई जो आय है, वो एक तरह से मानवीय पूंजी से प्राप्त या श्रम आय से प्राप्त जो आय होती है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। गैर मानवीय धन के अंतर्गत बचत की गई मुद्रा, ऋण पत्र, शेयर, जायदाद और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है गैर मानवीय धन के अंतर्गत। तो इस तरह से ये स्थायी आय है। अगर हम अस्थायी आय की बात करें, प्रत्याशित लाभ पूंजीगत आय है, और ये किस तरह से आय कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और ये कम समय के लिए मिलती है अगर मिलती भी है। यानी कि अस्थायी आय एक तरह से ये ऐसी आय है जो कभी कभी मिलती है, जब मिलती है तो कम समय के लिए मिलती है, और यहाँ पर अस्थायी आय का उपभोग पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अस्थायी होती है, कभी कभी मिलती है और ये स्थायी नहीं होती है, इसीलिए इसका उपभोग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उपभोक्ता अस्थायी आय के आधार पर अपने उपभोग के स्तर को डिसाइड नहीं करते हैं, उपभोग की योजनाएं नहीं बनाते हैं। स्थायी उपभोग जो उपभोक्ता दीर्घ काल में वो उपभोग पर व्यय करता है। जो स्थायी उपभोग होता है, स्थायी उपभोग किस तरह से जो उपभोक्ता दीर्घ काल में उपभोग पर व्यय करता है उसे हम स्थायी उपभोग कहते हैं, और ये स्थायी आय पर ही डिपेंड करता है। अस्थायी उपभोग ये आकस्मिक उपभोग होता है, जब अचानक स्थायी आय के स्थान पर जब हमें अस्थायी आय मिलती है, तो ऐसे में क्या होता है, अस्थायी आय जब हमारे पास होगी तो कभी कभार हम अस्थायी उपभोग बढ़ाते हैं। ये परमानेंट नहीं होता है अस्थायी उपभोग, ये कभी कभार होता है। तो यहाँ पर अस्थायी उपभोग एक तरह से आकस्मिक उपभोग होता है। जो स्थायी उपभोग होता है वो एक तरह से परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और ये स्थायी आय पर ही निर्भर करता है, ना कि अस्थायी आय पर। अगर हम मान्यता की बात करें कि इसमें क्या मान्यताएं हैं, जो स्थायी उपभोग है वो स्थायी आय पर ही निर्भर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि स्थायी उपभोग आपका स्थायी आय पर निर्भर करता है, क्योंकि जब परमानेंट इनकम होगी तभी तो परमानेंट उपभोग होगा। स्थायी उपभोग अस्थायी आय पर ये निर्भर नहीं करेगा। जो परमानेंट आपका कंजम्पशन है वो आपकी अस्थायी आय पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि अस्थायी आय तो कभी कभी मिलती है, तो जब नहीं मिलेगी तो स्थायी उपभोग कैसे होगा। तो इसके लिए स्थायी उपभोग के लिए स्थायी आय ही जरूरी होती है। अस्थायी उपभोग स्थायी आय पर निर्भर नहीं करेगा। जो आपका अस्थायी उपभोग है वो स्थायी आय पर भी निर्भर नहीं करेगा, और अस्थायी उपभोग अस्थायी आय पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर कि किस तरह से अस्थायी उपभोग है वो अस्थायी आय पर भी निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो अस्थायी आय है वो कभी कभार मिलती, कभी तो मिलती नहीं है। तो ऐसे में अस्थायी उपभोग अस्थायी आय पर निर्भर नहीं करती है। और फ्रीडमैन के अनुसार किस तरह से, जैसे कि जीवन परिकल्पना में, जीवन चक्र जो परिकल्पना को जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें किस तरह से पूरे जीवन काल में जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन लगभग स्थिर होता है। किस तरह से प्रारंभिक जीवन काल में, मध्य काल में, और एक तरह से सेवानिवृत्ति के दौरान किस तरह से जो कंजम्पशन होता है और वो जो सेविंग होती है वो किस तरह से होती है, किस तरह से रिसोर्सेज लगभग मध्यकाल में सबसे अधिक होते हैं। तो उसमें इस जीवन चक्र परिकल्पना में ये बताया गया है। तो यहाँ पर फ्रीडमैन के अनुसार, जैसा कि जीवन चक्र परिकल्पना में कहा गया है कि लोग अपने उपभोग की जो योजनाएं बनाते हैं वो दीर्घ काल में वो प्रत्याशित औसत आय के आधार पर बनाते हैं, ना कि दैनिक आधार पर जो उन्हें आय प्राप्त होती है उसके आधार पर नहीं बनाते हैं। तो फ्रीडमैन भी इसी जीवन चक्र परिकल्पना के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि
जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता अपनी उपभोग की योजना वो दीर्घकालीन प्रत्याशित औसत आय के आधार पर बनाते हैं। जैसी दीर्घकालीन प्रत्याशित आय है उस हिसाब से वो उपभोग को लेकर के योजनाएं बनाते हैं, ना कि दैनिक जो रोजमर्रा की जो इनकम है उसके आधार पर नहीं बनाते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना को समझा कि ये क्या है, किस तरह से किसने इसकी परिकल्पना को प्रतिपादित किया और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने यही समझा कि उपभोग की स्थायी आय परिकल्पना ये दरअसल है क्या, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।